नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अग्निवीरों की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को क्यों? राहुल गांधी ने पूछा सवाल। गृह मंत्रालय सीधे सवाल का जवाब देने से बचता रहा। राहुल के सवाल पर सरकार फिर फंसी। अग्निवीरों के भविष्य और करियर को लेकर सरकार के जवाब पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूछा कि अग्निवीरों की सेवा के बाद करियर की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की जगह गृह मंत्रालय को क्यों दी गई है। इस पर गृह मंत्रालय ने सीधे सवाल का जवाब देने से बचते हुए नियमों का हवाला दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में कहा कि कैबिनेट सचिवालय के नियमों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के करियर से जुड़े समन्वय की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। गृह मंत्रालय के भीतर इसके लिए एक अलग विंग और सेल भी बनाई गई है जो पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और निगरानी का काम करेगी। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी जानना चाहा कि क्या गृह और रक्षा मंत्रालय के बीच तालमेल की समस्याओं का आकलन किया गया है और गृह मंत्रालय वास्तव में कौन कौन सी योजना चलाएगा। इस पर सरकार ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राहुल के सवाल को काफी सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब रक्षा मंत्रालय के भीतर पूर्व सैन्य कल्याण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और सैन्य मामलों का विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स पहले से मौजूद है, तो फिर अग्निवीरों के करियर की आगे की व्यवस्था और प्रगति की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को क्यों दी गई है। भारत यूएस डील पर रूस ने जताई चिंता। डील से भारत रूस रिश्ते न बिगड़े, बोला रूस। लोग बोले बयान ज्यादा उम्मीद जगाने वाला नहीं लग रहा। भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर रूस ने चिंता जताई है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अमेरिका डील का नतीजा ऐसा न हो कि भारत रूस रिश्तों को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत से रूसी तेल आयात कम करने जैसे बयानों के बाद भी रूस चाहता है कि भारत और रूस के पारंपरिक संबंध सुरक्षित रहें। रूस के उप विदेश मंत्री इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा बैठक के लिए मौजूद हैं। उनका बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा था कि भारत की ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होगी और उन्होंने ट्रंप के दावे का खंडन नहीं किया था। वहीं रूस ने संकेत दिया है कि वो भारत अमेरिका समझौते को भारत रूस रिश्तों के खिलाफ नहीं देखना चाहता, लेकिन साथ ही अपनी चिंता भी दर्ज कराई है। रूस के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि उनका ये बयान ज्यादा उम्मीद जगाने वाला नहीं लग रहा। डिजिटल टैक्स खत्म, भारत की नीति आजादी खतरे में। अमेरिका डील से देसी स्टार्टअप्स को झटका, 500 अरब डॉलर की खरीद, डिजिटल नुकसान भारी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत डिजिटल सेवाओं पर टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भविष्य में डिजिटल सर्विस टैक्स दोबारा न लगाने का संकेत दिया। इसके बदले भारत अगले 5 सालों में अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर के सामान खरीदने पर सहमत हुआ है। बता दें, डिजिटल सर्विस टैक्स वो टैक्स था जो भारत गूगल, अमेजॉन, मेटा, नेटफ्लिक्स जैसी विदेशी डिजिटल कंपनियों से वसूलता था, क्योंकि ये भारत में कमाती हैं लेकिन मुनाफा बाहर ले जाती हैं। कंपनियां कहती हैं कि हमारा दफ्तर भारत में नहीं है, इसलिए टैक्स नहीं देंगे। तब सरकार डिजिटल टैक्स लगाती है ताकि देश को राजस्व मिले, देशी कंपनियों को बराबरी का मौका मिले। अब भारत ने ऑनलाइन विज्ञापन पर टैक्स हटाया, ई कॉमर्स पर लगने वाले टैक्स भी खत्म कर दिया। इसका खतरा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे भारत की नीति बनाने की आजादी घट सकती है। इसे ही कहते हैं सॉवरेन पॉलिसी। इस पे सिमटना मतलब भविष्य में भारत खुद तय नहीं कर पाएगा कि डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगाना है या नहीं। अगर कल डिजिटल कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाएं या डेटा का गलत इस्तेमाल हो तो भारत के हाथ बंधे हो सकते हैं और इससे विदेशी कंपनियों को फायदा और देशी कंपनियों को नुकसान हो सकता है और देशी स्टार्टअप्स पिछड़ सकते हैं। भारत का डिजिटल इकोसिस्टम कमजोर हो सकता है और सरकार की कमाई भी घटेगी, क्योंकि डिजिटल टैक्स से सरकार को हजारों करोड़ रुपए मिलते थे। अब टैक्स नहीं होगा तो सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम पैसा बचेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के साथ एक तरफा प्रतिबद्धता भविष्य के व्यापार समझौतों में भारत की स्थिति को कमजोर कर सकती है। भारत यूएस ट्रेड डील फैक्ट शीट से अब डालेगा गायब। पहले लिखा था भारत दालों पर भी कम करेगा टैरिफ, ट्रेड डील फैक्ट शीट में बड़ा संशोधन। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप प्रशासन ने अपनी फैक्ट शीट में बड़ा बदलाव किया है। व्हाइट हाउस ने अब उस दावे को हटा दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत कुछ दालों पर आयात शुल्क हटाएगा। पहले जारी फैक्ट शीट में लिखा था कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों, जिनमें कुछ दालें, रेड ज्वार, ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं, पर टैरिफ कम या खत्म करेगा। लेकिन संशोधित दस्तावेज में दालों का जिक्र पूरी तरह हटा दिया गया है। यह बदलाव भारत के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता भी है। किसानों के हितों को देखते हुए भारत ने दालों के आयात पर ऊंचे टैरिफ लगाए हुए हैं। इसके साथ ही 500 अरब डॉलर की खरीद को लेकर भी भाषा बदली गई है। अब प्रतिबद्धता की जगह इरादा शब्द इस्तेमाल किया गया।
ट्रंप ने फिर किया भारत पाक युद्ध रुकवाने का दावा। बोले टैरिफ की धमकी से 8 युद्ध सुलझाए। दावा किया दोनों तरफ से 10 विमान गिराए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया जो उनके मुताबिक न्यूक्लियर जंग में बदल सकता था। फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 युद्ध सुलझाए जिनमें से कम 6 युद्ध टैरिफ की धमकी देकर रोके गए। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने देशों से कहा कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो मैं आप पर टैरिफ लगाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएं। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच हालात बेहद गंभीर थे। उनका दावा है कि दोनों तरफ से 10 विमान गिराए गए। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। ये टकराव परमाणु युद्ध में बदल सकता था। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने उनसे कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। ट्रंप का कहना है कि अगर उन्होंने टैरिफ की धमकी ना दी होती तो युद्ध नहीं रुकता। भारत अमेरिका डील के खिलाफ किसानों का ऐलान। 12 फरवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन। टिकैत बोले किसानों का भरोसा खो चुकी है सरकार। भारतीय किसान यूनियन ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। संगठन ने कहा कि सभी गांवों में पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पुतले जलाए जाएंगे। दिल्ली में मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का भरोसा खो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते किसानों के लिए दूरगामी और नुकसानदेह असर डालेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के हालिया फैसले जैसे सीड्स बिल और बिजली संशोधन विधेयक सीधे तौर पर किसानों के खिलाफ हैं। बीकेयू नेता ने यह भी ऐलान किया कि किसान संगठन 12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई देशव्यापी आम हड़ताल का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर एकजुट होकर इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ओडिशा में दलित महिला की नियुक्ति पर आंगनबाड़ी का बहिष्कार। गांव वालों ने आंगनबाड़ी में बच्चों को भेजना बंद कर दिया। दलित महिला बोली, मैं काफी गरीब परिवार से काफी संघर्ष से मिली नौकरी। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में एक आंगनबाड़ी केंद्र पिछले करीब 3 महीनों से बंद पड़ा है। वजह है वहां पर दलित महिला की नियुक्ति और गाँव का विरोध। गाँव वालों ने आंगनबाड़ी में बच्चों को भेजना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ दलित महिला शर्मिष्ठा सेठी की नियुक्ति हेल्पर कम कुक के तौर पर हुई है। शर्मिष्ठा सेठी का कहना है कि उनकी नियुक्ति के बाद गाँव में जातिगत भेदभाव खुलकर सामने आ गया। लोग न सिर्फ बच्चों को आंगनबाड़ी भेज रहे हैं बल्कि मुफ्त मिलने वाला राशन और अंडे भी नहीं ले रहे। उन्होंने कहा वो बहुत गरीब परिवार से हैं और ये नौकरी उन्हें काफी संघर्ष के बाद मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मुताबिक केंद्र में 20 बच्चे नामांकित हैं लेकिन फिलहाल एक भी बच्चा नहीं आ रहा। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की एक टीम भेजी है जो हालात का जायजा ले रही है और समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई और पोषण प्रभावित न हो इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि हर संभव कदम में दलित महिला को हटाने का फैसला न लिया जाए। किताब विवाद पर जनरल नरवणे ने तोड़ी चुप्पी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान को बताया सही। पेंगुइन ने बयान में किताब को बताया है अप्रकाशित। पेंगुइन ने कहा कि प्री ऑर्डर उपलब्ध होना और प्रकाशन होना अलग अलग चीजें हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर विवाद के बीच पहली बार चुप्पी तोड़ी। मंगलवार को उन्होंने एक्स पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान को शेयर किया और लिखा, ये किताब की स्थिति है। उनका ये बयान तब आया जब राहुल ने कहा कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, जनरल नरवणे या फिर पेंगुइन। हालांकि राहुल ने जनरल नरवणे पर भरोसा जताया है। जनरल नरवणे ने मंगलवार शाम को पेंगुइन की जिस पोस्ट को साझा करते हुए बयान दिया उसमें पब्लिशर ने सोमवार को अपने पहले आधिकारिक बयान में कहा था कि किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी प्रकाशित नहीं हुई है। वहीं जब राहुल गांधी ने नरवणे के पुराने ट्वीट को दिखाया तो उसमें उन्होंने किताब को प्री ऑर्डर करने की बात कही थी। इस पर पेंगुइन ने दूसरा बयान जारी किया। इसमें साफ किया गया कि किताब की घोषणा, प्री ऑर्डर उपलब्ध होना और प्रकाशित होना अलग अलग चीजें हैं। इसने कहा कि किताब तब प्रकाशित मानी जाती है जब वो औपचारिक रूप से रिलीज हो और सभी रिटेल प्लेटफॉर्म पर खरीदने के लिए उपलब्ध हो। अभी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी उस स्टेज पर नहीं पहुंची है। प्रकाशक ने कहा कि वो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इस बीच जनरल नरवणे ने पेंगुइन के बयान को शेयर कर पेंगुइन की बात का समर्थन किया। अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले तक सदन में नहीं जाएंगे स्पीकर बिरला। प्रस्ताव पर कुल 118 सांसदों के हैं हस्ताक्षर।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल न होने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर 9 मार्च को विचार किया जा सकता है, जो बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन होगा। इसी दिन सदन में अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है। गौरतलब है कि विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के पक्ष में झुकाव दिखा रहे हैं। हालांकि लोकसभा में संख्या बल को देखते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक तौर पर अधिकतर प्रतीकात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इसके पारित होने की संभावना बेहद कम है। कांग्रेस के अनुसार इस प्रस्ताव पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया है। बाबरी मस्जिद पर योगी का सख्त संदेश, बोले कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बोले कयामत तक नहीं बनेगी बाबरी। हुमायूं कबीर बोले बाबरी मस्जिद तो बनेगी, रोक सकते हो तो रोक लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी ढांचे को लेकर बयान देते हुए कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा और ऐसे सपने देखने वाले लोग खुद ही खत्म हो जाएंगे। बाराबंकी के दुल्हादेपुर कुटी स्थित राम जानकी मंदिर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हिंदुस्तान में कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, यहाँ का कानून मानोगे तो सुरक्षित रहोगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कानून तोड़कर जन्नत पाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि ऐसा रास्ता सीधे विनाश की ओर ले जाता है। सीएम योगी ने दावा किया कि आज सनातन भारत और भारतीयता पर अंदर और बाहर से हमले हो रहे हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ उसके शिकार बन रहे हैं और कुछ लोग साजिशों के लिए खुद को बेच रहे हैं। उन्होंने कहा इस प्रवृत्ति को रोकना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां बाराबंकी के धरती से विरोधियों को जहन्नुम और कयामत की याद दिलाई, वहीं पश्चिम बंगाल के नेता हुमायूं कबीर ने सीधे चुनौती दे डाली। कबीर ने ऐलान किया कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की हूबहू नकल बनाएंगे और अगर किसी में दम है तो रोक कर दिखाए। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में न्यूज एजेंसी एनआई से कहा, ये लखनऊ या उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है और यहाँ ममता बनर्जी का राज है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के तहत मुसलमान को भी मस्जिद बनाने का पूरा हक है, जैसे दूसरे लोग मंदिर या चर्च बनाते हैं। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर 2025 को बाबरी ढांचे गिराए जाने की बरसी पर उन्होंने मस्जिद की नींव रखी थी और अब 11 फरवरी 2026 से निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे करीब 1200 लोग कुरान पढ़ते हुए काम शुरू करेंगे। हुमायूं ने योगी को चुनौती दी कि अगर रोकना है तो रोक कर दिखाएं, लेकिन वो डरते नहीं हैं और कोई दबाव नहीं मानेंगे। मोहम्मद दीपक के समर्थन में सोशल मीडिया उतरा। जिम की सदस्यता घटने की खबर के बाद मिला देश भर से समर्थन। लोग मांग रहे जानकारी ताकि आर्थिक मदद कर सकें। उत्तराखंड के कोटद्वार में घटनाक्रम के बाद से दीपक कुमार, जिन्हें अब लोग मोहम्मद दीपक के नाम से जानते हैं, उनके जिम में की सदस्यता में भारी गिरावट आई, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में मदद की लहर तेज हो गई। दीपक कुमार का हल्क जिम, जिसमें पहले करीब 150 मेंबर थे, अब घटकर सिर्फ 15 से 20 मेंबर तक ही सिमट गया है। जिम के ट्रेनर दीपक सिंह के मुताबिक डर के माहौल के कारण लोग आना बंद कर चुके हैं। दीपक कहते हैं कि जिम के बाहर लगातार पुलिस की मौजूदगी से सदस्य खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, फिर भी वो हर रोज सूरज निकलने से पहले जिम पहुंचते हैं, मशीनें साफ करते हैं और उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हालात फिर सुधरेंगे। इस बीच सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने 1 साल की जिम मेंबरशिप लेकर दीपक के साथ एकजुटता दिखाई। सोशल मीडिया पर कई लोग उनके जिम की जानकारी मांग रहे हैं ताकि आर्थिक मदद कर सकें। अभिनेत्री स्वरा भास्कर समेत कई लोगों ने दीपक को ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करने की सलाह भी दी। बता दें, दीपक कुमार उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आए जब उन्होंने एक 71 वर्षीय मुस्लिम कपड़ा व्यापारी को परेशान कर रहे कथित दक्षिणपंथी समूह के लोगों का विरोध किया। आरोप है कि इन लोगों ने दुकानदार पर उनकी दुकान का नाम बदलने का दबाव बनाया। इस घटना के बाद दीपक कुमार को ऑनलाइन और ऑफलाइन विरोध, धमकियों और पुलिस एफआईआर का सामना करना पड़ा। हालात का असर उनके परिवार पर भी पड़ा। उनकी पत्नी और बेटी बीमार हो गई। भारत पाक मैच विवाद पर आईसीसी पीछे हटा, बोले पीसीबी के पूर्व चीफ। बोले आईसीसी ने बांग्लादेश को समय और जगह दी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में किया था बहिष्कार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान मैच विवाद में पाकिस्तान नहीं बल्कि आईसीसी पीछे हटा है।
सेठी ने कहा कि आईसीसी ने खुद थोड़ा पीछे हटने का फैसला किया और बांग्लादेश को समय और जगह दी। सेठी के मुताबिक पाकिस्तान ने सोच समझकर फैसला लिया था। उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली और उन्हें पता था कि भारत के खिलाफ मैच ना खेलने पर कोई बड़ा प्रतिबंध नहीं लगेगा। बातचीत के बाद हालात सामान्य हुए और टूर्नामेंट पर मंडरा रहा संकट टल गया। बता दें 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच अब 15 फरवरी को कोलंबो में तय कार्यक्रम के अनुसार खेला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने इस मैच के बहिष्कार की बात कही थी, लेकिन बाद में अपना फैसला वापस लिया। कनाडा में गोलीबारी की घटना, कम से कम 9 लोगों की मौत। पश्चिमी कनाडा में हुई शूटिंग की घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। रॉयल कैनेडियन पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तरी पूर्वी ब्रिटिश कोलंबिया के टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में 6 लोगों की लाश मिली है। वहीं एक अन्य व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हुई। पुलिस ने कहा कि एक अन्य स्थान पर 2 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस का मानना है ये भी उसी घटना से जुड़े हुए हैं। वहीं लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक और व्यक्ति की लाश मिली जिसके बारे में माना जा रहा है वो शूटर था। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदू कारोबारी की हत्या, दुकान के अंदर धारदार हथियार से कत्ल। बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर फिर चिंता बढ़ गई। मायमनसिंह जिले में एक हिंदू कारोबारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 62 वर्षीय सुशील चंद्र सरकार को सोमवार देर रात त्रिशाल उपजिला के वोगार बाजार में उनकी ही दुकान के अंदर धारदार हथियार से काट कर मार डाला गया। सुशील चंद्र सरकार साउथ कांडा गांव के रहने वाले थे और भाई भाई एंटरप्राइजेज नाम से कारोबार करते थे। ये घटना ऐसे समय हुई जब बांग्लादेश में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इस हत्या के बाद एक बार फिर देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक हमलावरों और हत्या की वजह को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.